शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की प्रस्तुति शिक्षा दर्शन। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। डीडी राजस्थान पर सोमवार से शनिवार क्लास 1 से क्लास 12 तक, क्लास 9th और 10th के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक, क्लास 11-12 के लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक और क्लास 1 से 8 के लिए 3 बजे से 4:15 तक। नमस्ते दोस्तों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 क्लास 12 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। आज क्लास 11th में हम समुच्चय पाठ यानी से बात करेंगे। बायोलॉजी में जीव जगत का पार्ट 1 देखेंगे। क्लास 12th में मैथ्स में संबंध एवं फलन पार्ट 1 की शुरुआत करें। बायोलॉजी में जीवों में जनन पार्ट 1 देखेंगे। दोस्तों, आशा है आप सब अपने कॉपी और कलम के साथ सामने बैठ गए होंगे और पाठ में पढ़ाए जाने वाले जरूरी को नोट करते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुच्चय, भाग 1। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समुच्चय का परिचय और सारणीबद्ध विधि और समुच्चय निर्माण रूप क्या होते हैं। आइए जानते हैं समुच्चय क्या होते हैं। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या होता है, आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। भारत की नदियों का संग्रह है। अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछूं कि हमारे देश में कितनी नदियां बहती हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। और यही प्रश्न अगर मैं दूसरे बच्चे से पूछूं तो उसका भी सेम आंसर होगा। अगर मैं उन बच्चों से ये पूछूं कि तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन सी नदियां बहती हैं और दूसरे बच्चे से पूछूं कि तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन सी नदियां बहती हैं, क्या पता दोनों का आंसर अलग हो। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह को नहीं दर्शा रहे। लेकिन अगर जब मैंने उनसे ये पूछा कि भारत के अंदर कितनी नदियां बहती हैं, तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह को दर्शा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही बच्चों का जो जवाब है वो क्या आ रहा है, एक सुपरिभाषित संग्रह के रूप में आ रहा है। आइए दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। भारत की क्रिकेट टीम, अगर यही चीज मैं एक बच्चे से पूछूं कि हमारे भारत के अंदर कितने प्लेयर्स हैं, और यही प्रश्न दूसरे बच्चे से पूछूं कि हमारी भारत क्रिकेट टीम के अंदर कितने प्लेयर्स हैं, तो दोनों का जवाब जो आएगा वो बराबर आएगा। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह को दर्शा रहे हैं। अगर दूसरी जगह मैं इनसे ये पूछूं कि आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं, या उस दूसरे बच्चे से पूछूं कि आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं, तो दोनों का आंसर क्या पता अलग आए। तो ये सुपरिभाषित संग्रह को नहीं दर्शा रहा है। तीसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि कितने स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, को उसका आंसर भी सेम आएगा और दूसरे वाले का भी आंसर सेम आएगा। तो ये भी क्या प्रकट कर रहे हैं, सुपरिभाषित संग्रह। समुच्चय, समुच्चय को करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं, जैसे Z, A और V। दूसरा, अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। बड़े अक्षर से समुच्चय का पहला लेटर बड़े अक्षर से दर्शाएंगे और जो उनके अंदर के अवयव होंगे उनको छोटे अक्षरों से दर्शाएंगे। तो A इज इक्वल्स टू, A हमारे पास क्या एक समुच्चय है और उसके अंदर के अवयव क्या है, हमारे छोटे अक्षर, जो कि क्या है A, B, C और D। आइए जानते हैं तीसरा, यदि छोटा a समुच्चय बड़े a का एक अवयव है, तो हम कह सकते हैं कि छोटा a समुच्चय बड़े a में है, वाक्यांश उसका अवयव है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि छोटा a समुच्चय बड़े a का सदस्य है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि छोटा a समुच्चय a में है। को सूचित करने के लिए यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। अतः हम इसे इस रूप में लिखते हैं, छोटा a एप्सिलॉन बड़े a का।
हम इसको इस रूप में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा, छोटा b अगर बड़े a के समुच्चय के अंदर नहीं है तो हम उसको ये लिखेंगे, छोटा b समुच्चय बड़े a में नहीं है या उसका सदस्य नहीं है। तो हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद है। इन तीनों का मतलब एक ही है। उदाहरण, छोटा a सदस्य है बड़े a का, तो हम इसको सदस्य भी कह सकते हैं, अवयव भी कह सकते हैं और उसको वस्तुएं भी कह सकते हैं। तो तीनों का जो मतलब है वो क्या है, बराबर है एक दूसरे के। ये तीनों वर्ड क्या है, पर्यायवाची हैं। समुच्चय के सदस्य कौन कौन है, आइए जानते हैं समुच्चय के सदस्य कैसे निकालते हैं। यदि ए समुच्चय है हमारे पास तो ये पूछता है क्या 1, 5, 7, 8 अथवा 9 ये उस समुच्चय के सदस्य हैं या नहीं। आइए जानते हैं ए समुच्चय के अंदर कौन कौन से अवयव हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। हमें देखना है क्या 1, 5, 7, 8 अथवा 9 समुच्चय ए के सदस्य है या नहीं। सबसे पहले हमने 1 को देखा, क्या 1 समुच्चय ए के अंदर है, क्या उसका सदस्य है। तो 1 समुच्चय ए के अंदर नहीं है, इसका मतलब 1 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। 5 भी समुच्चय ए का सदस्य नहीं है और इसी प्रकार 7 भी समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। जब हमने 8 को देखा तो हमने देखा 8 समुच्चय ए के अंदर है, इसका मतलब 8 उस समुच्चय ए का सदस्य है। इसी प्रकार 9 को देखा, 9 उस समुच्चय का सदस्य नहीं है। आइए जानते हैं समुच्चय का निरूपण कैसे होता है। हम लोग 2 तरीके से समुच्चय को निरूपित करते हैं। पहला सारणीबद्ध विधि, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। आइए जानते हैं सारणीबद्ध विधि में क्या होता है। समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। सबसे पहले सारणीबद्ध विधि को करते समय सबसे पहले हम समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं, फिर उनको अर्धविराम द्वारा पृथक करते हैं और तीसरा फिर अंत में उनको एक मझले कोष्ठक के भीतर लिख देते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। अगर हमारे पास एक डाइस है, उस डाइस के अंदर पहले हमने सारे अवयवों को, उस डाइस के जितने भी अवयव बन सकते हैं उन सारे अवयवों को सूचीबद्ध किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उनको लिख दिया। फिर हमारा दूसरा काम क्या है, अर्धविराम द्वारा पृथक करना है, तो हमने उसे अर्धविराम के द्वारा पृथक कर दिया और तीसरा उनको मझले कोष्ठक के भीतर लिख दिया। तो ये हमारी कौन सी विधि तैयार हो गई, सारणीबद्ध विधि। जानते हैं समुच्चय निर्माण रूप क्या होते हैं। किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर की किसी अवयव में नहीं होता है, तो उसे हम समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। हमारे पास V एक समुच्चय है जहां पर X एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक वर्ण है। तो यहाँ पे हमने देखा जो ये 2 डॉट्स लगे हुए हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या दर्शा रहे हैं हमें, कॉलन। और यहाँ पर X जो है ये हमें दर्शा रहा है उस समुच्चय के अवयव को। अंग्रेजी वर्णमाला का एक वर्ण है, ये हमें क्या दर्शा रहा है, कॉलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयव के विशिष्ट गुणधर्म को दर्शा रहा है और ये हमें मझले कोष्ठक के भीतर लिखने होते हैं। समझ गए बच्चों समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। आइए जानते हैं जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। सारणीबद्ध विधि में क्रम का प्रभाव नहीं होता है। उदाहरण, हमारे पास एक उदाहरण है जिसमें AEIOU एक समुच्चय के अंदर है। अगर हम इसी समुच्चय के अवयव को दूसरे क्रम में लिखते हैं तो सारणीबद्ध विधि के अंदर उस चीज का कोई प्रभाव नहीं होता। हम इसको AUOIE भी लिख सकते हैं। प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होते हैं। जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो सारे अवयव एक दूसरे से अलग होते हैं। सारणीबद्ध विधि को करते समय हम किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते। उदाहरण, अगर हमारे पास एक वर्ड है स्कूल, SCHOOL, स्कूल के अंदर अगर हम इसे सारणीबद्ध विधि में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, SCHOL। ओके दोस्तों, समुच्चय निर्माण रूप
में इन बिंदुओं पर ध्यान दें। अब आइए जानते हैं समुच्चय निर्माण रूप में हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। अन्य अक्षरों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे y और z इत्यादि। हम लोग हमेशा x का प्रयोग करते हैं, तो हम x की जगह किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दर्शाया हुआ है, y एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, और दूसरे उदाहरण में दिखाया गया है z एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। दूसरा, कॉलन के द्वारा हम लोग समुच्चय निर्माण रूप को दर्शाते हैं। उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे ये 2 डॉट्स लगे हुए हैं, ये हमें कॉलन दिखा रहे हैं, तो ये क्या है, ठीक है। अगर ये वाले डॉट्स हैं, इसकी जगह कुछ और भी हम लोग किसी रूप से दिखाते हैं समुच्चय निर्माण रूप को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, अगर किसी संख्या का समुच्चय एक निर्धारित रूप को नहीं मानता, तो उसे समुच्चय निर्माण रूप नहीं कहेंगे। अगर ये किसी भी पैटर्न को या फिर किसी भी रूप को, निर्धारित स्वरूप को नहीं मानता, तो हम उसको समुच्चय निर्माण रूप नहीं कहेंगे। इस वीडियो में हमने दोस्तों क्या सीखा, समुच्चय का परिचय, समुच्चय का निरूपण किससे कहते हैं, सारणीबद्ध विधि क्या होती है, और समुच्चय निर्माण रूप किसे कहते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप अपनी एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि सारणीबद्ध विधि को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं, और समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध विधि में कैसे लिखते हैं, और साथ ही साथ समुच्चय के हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीव जगत। इस वीडियो में दोस्तों हम जीव जगत का परिचय, जीवन की विशेषताएं, जैव विविधता और नाम पद्धति को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जीव जगत का परिचय समझेंगे। आपने कभी सोचा है कि हमारी यह दुनिया में कितने सारे जीव पाए जाते हैं और इनके वास स्थान भी भिन्न होते हैं, जैसे कि समुद्र में रहने वाले जीव, उड़ने वाले जीव, ठंडी जगहों पर रहने वाले जीव, रेगिस्तान में रहने वाले जीव आदि। अब दोस्तों, अगर हम जीवन को परिभाषित करें तो हम जीवन की विशेषताओं को देखते हैं। तो आइए अब जीवन की विशेषताओं को समझते हैं। इसमें जो सबसे पहली विशेषता आती है उसे हम कहते हैं वृद्धि। दोस्तों, सभी जीव जैसे कि यह पौधा वृद्धि करते हैं, ये अपने भार तथा संख्या को बढ़ाते हैं, जो कि जीवन की विशेषता है। अगली विशेषता है जनन। अब इसको समझते हैं। जरा यहां पर देखिए, जीवित जीव जनन कर अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीवों में होता है। जैसा कि
यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है। अगली विशेषता है उपापचयन। अब दोस्तों सारे के सारे जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन उपापचयी प्रक्रियाओं से जैव अणुओं में बदलते हैं और जीवन को संभव कर पाते हैं। जैसे कि कैटाबॉलिज्म में जटिल अणु सरल अणुओं में बदलते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और एनाबॉलिज्म में सरल अणु ऊर्जा की मदद से जटिल अणुओं में बदल जाते हैं। अब दोस्तों अगली विशेषता है चेतना। दोस्तों सारे जीव अपने आसपास के पर्यावरण और दूसरे जीवों पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। यह एक बहुत बड़ी जीवन की विशेषता है। अब दोस्तों अगली विशेषता है कोशिकीय संगठन। सारे जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। यह कोशिकाएं बाद में ऊतक, अंग और अंग प्रणाली बनाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जैव विविधता को समझते हैं। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवित जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता है। जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की विशाल श्रृंखला की नींव बनाती है, जो गंभीर रूप से मानव कल्याण में योगदान देती है। दोस्तों सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो अलग अलग प्रकार के जीव जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो ही जैव विविधता बनाते हैं। ये जीव दोनों जमीन पर रहने वाले और पानी में रहने वाले होते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे नाम पद्धति। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। अब इसको समझने के लिए जरा यहाँ इस जीव को देखिए। दोस्तों क्या नाम है इसका? हाँ दोस्तों यह एक बिल्ली है। मगर दोस्तों अगर आप दूसरे देशों में जाएं तो इसको बिल्ली वहां थोड़ी ना बुलाते होंगे। जैसे कि अंग्रेजी बोलने वाले देशों जैसे कि अमेरिका में इसे कैट बोलते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है कि अलग अलग जगहों पर जीवों के नाम भी अलग अलग हो जाते हैं, वह बदलते रहते हैं। इसी कारण वैज्ञानिकों ने नाम पद्धति के बारे में सोचा ताकि पूरे विश्व में कोई एक इसका मानक नाम हो। जैसे कि बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है वह है फेलिस कैटस। आइए अब इसको थोड़ा और समझते हैं। नाम पद्धति का एक प्रकार है द्विपद नाम पद्धति। द्विपद नाम पद्धति में प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इसे कैरोलोस लीनियस ने सुझाया था। बोटैनिकल नाम यानी कि पेड़ पौधों के नाम इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN के नियमों पर आधारित है, और जूलॉजिकल नाम जिसमें कि प्राणियों के नाम आते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN पर आधारित है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और द्विपद नाम पद्धति के सार्वभौमिक नियमों को समझते हैं। यह नियम आप सभी दोस्तों को याद रखने हैं। आप चाहे तो मेरे साथ साथ इन्हें कॉपी पर लिख सकते हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों के अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद छोटे अक्षर में होना चाहिए। लेखक का नाम
संक्षिप्त रूप में जैविक नाम के अंत में प्रकट होता है। दोस्तों, यह सारे नियम आप सभी दोस्तों को याद रखने हैं। आइए इन नियमों को एक उदाहरण से समझते हैं। इस द्विपद नाम को देखिए, मैंगीफेरा इंडिका। यह आम के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह तिरछे अक्षरों में लिखा हुआ है। पहला वंश नाम है जो कि बड़े अक्षर से शुरू होता है, और दूसरा जाति संकेत पद है जो कि छोटे अक्षर आई से शुरू हो रहा है। और दोस्तों, हाथ से लिखते वक्त इन दोनों घटकों को रेखांकित करना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जीवन की अलग अलग विशेषताओं को समझा, हमने जैव विविधता के बारे में बात करी, और हमने नाम पद्धति को भी जाना, जिसमें कि हमने वैज्ञानिक नाम कैसे लिखते हैं और उसके सार्वभौमिक नियम क्या है, उन पर हमने चर्चा करी। दोस्तों, आज हमने आपके एनसीईआरटी किताब के ये 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आप इनको जरूर घर से पढ़कर आइएगा, किताब से पढ़कर आइएगा। और अगली वीडियो में हम सिस्टमैटिक्स, वर्गीकी संवर्ग और वर्गीकी सहायता साधन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संबंध एवं फलन चैप्टर पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। संबंध को इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं तथा फलन को इंग्लिश में फंक्शंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं संबंध। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संबंध एवं फलन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। संबंध एवं फलन को इंग्लिश में रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे। फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार में पहली परिभाषा हम पढ़ेंगे एकाकी अथवा एकाक। एक फलन f जो x से y में परिभाषित है एकाकी अथवा एकाक फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, अर्थात प्रत्येक x1 x2 belongs to x के लिए fx1 बराबर है fx2 का तात्पर्य है कि x1 बराबर है x2, अन्यथा f एक बहु एक फलन कहलाता है।
एकाकी का इंग्लिश में अर्थ होता है वन वन और एकाक को इंग्लिश में हम इंजेक्टिव कहते हैं। इसी प्रकार बहुएक का अर्थ होता है मैनी वन। चलिए परिभाषा का अर्थ समझते हैं। एकाकी का अर्थ यानी वन वन का अर्थ ये हो गया कि F के अंतर्गत X के जितने भी अवयव होंगे यानी जितने भी एलिमेंट होंगे उसके प्रतिबिंब भी अलग अलग होंगे यानी भिन्न भिन्न होंगे। यानी अगर हम कोई प्रतिबिंब यानी fx1 बराबर fx2 लेते हैं, ये जब ही पॉसिबल होगा अगर हमारा x1 बराबर होगा x2 के। यानी एकाकी से बढ़िया हम वन वन से इसका अर्थ अच्छे से समझ सकते हैं कि हर एक x के लिए जो प्रतिबिंब होगा वो भी सिर्फ एक ही होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां देखिए x1 प्रांत है तथा x2 सह प्रांत है और फंक्शन का नाम है f1। अब आप देख सकते हैं कि x1 में जो एक है उसका एक ही प्रतिबिंब है a, इसी प्रकार 2 का एक प्रतिबिंब है b, 3 का भी एक ही प्रतिबिंब है d और 4 का भी एक ही प्रतिबिंब है c। तो आप देख सकते हैं कि प्रांत में जितने भी अवयव हैं 1, 2, 3, 4 इन सभी के एक ही प्रतिबिंब है इसके सह प्रांत में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए प्रांत है A और सह प्रांत है B। तो आप देख सकते हैं कि प्रांत में जो X है उसका एक प्रतिबिंब है सह प्रांत में जो कि है 1। इसी प्रकार Y का भी एक प्रतिबिंब है, Z का भी एक ही प्रतिबिंब है और W का भी एक ही प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार के फलन को हम एकाकी अथवा एकाक कहते हैं। चलिए देखते हैं बहुएक। यहाँ देखिए f2 एक फलन है जो x1 से x2 पर परिभाषित है। x1 हमारा प्रांत है तथा x2 सह प्रांत है। अब आप यहाँ देख सकते हैं सह प्रांत में जो ये b है ये दो संख्याओं का प्रतिबिंब है, यानी एक का प्रतिबिंब भी b है तथा 2 का प्रतिबिंब भी b है। तो इस प्रकार के फलन को हम बहुएक फलन कहते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ f3 एक फलन है जो x1 से x3 पर परिभाषित है। यहाँ पर भी अगर हम देखें सह प्रांत में तो a एक ऐसा अवयव है जो दो संख्याओं का प्रतिबिंब है, यानी दो अवयवों का प्रतिबिंब है। एक का प्रतिबिंब भी a है तथा 2 का प्रतिबिंब भी a है। तो ऐसे फलन को हम बहुएक फलन कहते हैं। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। फलनों के प्रकार में दूसरा प्रकार है आच्छादक अथवा आच्छादी। एक फलन f जो x से y पर परिभाषित है आच्छादक यानी ऑनटू अथवा आच्छादी यानी सर्जेक्टिव फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत y के प्रत्येक अवयव x किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, अर्थात y जो कैपिटल Y में बिलोंग करता है के लिए कैपिटल X यानी प्रांत में से ऐसे अवयव x का अस्तित्व है जिसके लिए fx बराबर होगा y के। चलिए एग्जाम्पल से इसका अर्थ भी समझते हैं। यहाँ पर f3 एक फलन है जो x1 से x3 पर परिभाषित है। यहाँ पर यह हमारा सह प्रांत है। आप देख सकते हैं कि सह प्रांत में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसका प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है। इसी प्रकार दूसरे फलन को देखिए f जो x से y में परिभाषित है। यहाँ पर सह प्रांत कैपिटल Y है और आप देख सकते हैं कि fx जो है वो कैपिटल Y के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं आच्छादक अथवा आच्छादी में ऐसे फलन जिसमें जो परिसर है वो सह प्रांत के बराबर आ जाए। आप जानते हैं परिसर होगा fx तथा सह प्रांत है y। तो ऐसे फलन जहां पर सह प्रांत तथा परिसर आपस में बराबर हो जाएं,
ऐसे फलन को हम ऑनटू कहते हैं। चलिए एक ऐसे फलन का एग्जाम्पल लेते हैं जो आच्छादक नहीं है। इस फलन को देखिए, इसमें प्रांत है 1, 2, 3, 4 तथा सह प्रांत है A, B, C, D तथा अब आप देख सकते हैं कि इसका परिसर क्या है A, B, D, यानी यहाँ पर एक अवयव C ऐसा है जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। यानी यहाँ पर हमें मिलता है कि परिसर जो है वो पूरी तरीके से सह प्रांत के बराबर नहीं है, इसलिए ये फलन एक आच्छादक फलन नहीं है। चलिए तीसरा प्रकार देखते हैं, एकाकी तथा आच्छादक। इसको हम एकाकी आच्छादी भी कहते हैं। ये वो फलन होते हैं जो एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो ऐसे फलन जो एकाकी तथा आच्छादक दोनों ही होते हैं उसको हम एकाकी आच्छादी कहते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो एग्जाम्पल दिया है वो एकाकी भी है तथा आच्छादक भी है। चलिए उदाहरण देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f जो n से n पर परिभाषित है एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। यहाँ पर जो कैपिटल N है वो नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या को दर्शाता है। चलिए हल देखते हैं। पहले चेक करते हैं क्या ये फलन एकाकी है या नहीं। इसके लिए x1 x2 मान लेते हैं n में बिलोंग करता है जो हमारा प्रांत है तथा fx1 बराबर है fx2 के, यानी ये कंडीशन है हमारा कि अगर हमारा fx1 बराबर है fx2 के यानी 2x1 बराबर होगा 2x2 के। यहाँ पे हमने फंक्शन जो परिभाषित है fx बराबर 2x वो रखा है। अब आप 2 से 2 को काटेंगे तो ये आया x1 बराबर x2, यानी परिभाषा के हिसाब से अगर fx1 बराबर है fx2 के तो हम प्राप्त कर पा रहे हैं कि x1 भी x2 के बराबर है। तो इस प्रकार से हम ये प्राप्त करते हैं कि ये फलन एकाकी है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कंडीशन बस इतनी है कि किसी भी fx1 बराबर fx2 के लिए अगर हम ये प्राप्त कर पाते हैं कि x1 बराबर x2 है तो ये फलन एकाकी होगा। अगर हम नहीं कर पाते हैं कि x1 बराबर x2 है तो ये फलन एकाकी नहीं होगा। चलिए देखते हैं आच्छादक है या नहीं। इसके लिए हम y बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी सह प्रांत में देखेंगे। हम शुरू करेंगे सह प्रांत से। सह प्रांत से हम रैंडमली एक अवयव उठाएंगे और हम ये सिद्ध करेंगे कि एक रैंडम अवयव भी अगर हम उठाते हैं सह प्रांत से तो वो किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। और अगर हम ये सिद्ध कर पाते हैं तो ये फलन आच्छादक कहलाएगा, और अगर हम ये नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो ये आच्छादक फलन नहीं कहलाएगा। अगर y n में बिलोंग करता है यानी सह प्रांत में, तब fx बराबर होगा y के। fx का मान है 2x प्रश्न के अनुसार, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y। अगर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त होता है y बटे में 2। अब ये जो x है वह प्रांत में है, तो क्या ये x प्रांत में है या नहीं चेक करते हैं। अब आप सिंपली देखिए y बटे में 2 है। y अगर नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या में है तो हर एक सम संख्या के लिए तो x प्रांत में है, यानी अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे तो 2 बटे 2 1 होगा, वो प्रांत में है। 4 रखते हैं अगर y की जगह पे तो 4 बटे 2 2 होगा, वो भी प्रांत में है। पर क्या हम अगर y की जगह पर 3 रखें, 3 एक प्राकृत संख्या है, अगर मैं यहाँ 3 रखूं तो 3 बटे में 2 जो कि 1.5 है वो प्रांत में नहीं है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ये लेते हैं हम प्रांत तथा सह प्रांत। जो आप दाईं साइड पर देख रहे हैं वो सह प्रांत है तथा बाईं साइड वाला प्रांत है। अब आप देखिए क्या सह प्रांत में जितनी भी संख्याएं हैं वो किसी न किसी संख्या का प्रतिबिंब है। चलिए देखते हैं। एक किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है, यानी यहाँ पर x की जगह पे कोई भी ऐसी संख्या हम नहीं रख सकते हैं जिसकी वजह से आंसर हमारा 1 आ जाए।
अब आप देख सकते हैं f(x) बराबर यहाँ पे फंक्शन 2x है, तो 1 प्राप्त करने के लिए मुझे x की जगह पर 1/2 रखना होगा, और 1/2 प्राकृत संख्या नहीं है। इसी प्रकार आप देखिए 2 1 का प्रतिबिंब है, यानी अगर मैं x की जगह पर 1 रखूं तो आंसर मेरा 2 आएगा। 3 किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है। इसी प्रकार 4 2 का प्रतिबिंब है। तो आप देख सकते हैं हर दूसरी संख्या किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है। 1 3 5 7 एंड सो ऑन, जितनी भी विषम संख्याएं हैं, इन विषम संख्याओं का कोई भी प्री इमेज प्रांत में नहीं है, यानी ये संख्याएं किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फलन आच्छादक नहीं है। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं जो ये फलन प्राकृत संख्या पर परिभाषित है, अगर ये वास्तविक संख्या पर परिभाषित होता तो क्या ये फलन आच्छादक होता? जी हाँ, तब हम सहप्रांत के सभी अवयव का प्री इमेज प्रांत में निकाल सकते थे। यानी 1 के लिए हम 0.5 सहप्रांत में हमें मिल जाता, क्योंकि 0.5 एक वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार 3 के लिए 1.5 एक वास्तविक संख्या है, एंड सो ऑन। इस प्रश्न में ये फलन आच्छादक नहीं है। इस वीडियो में हमने सीखा फलनों के प्रकार। अगली वीडियो में हम फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ेंगे। धन्यवाद। संबंध एवं फलन की पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे? भूमिका तथा संबंधों के प्रकार। आप लोगों ने 11वीं कक्षा में संबंध, फलन, प्रांत यानी कि डोमेन, सहप्रांत यानी कोडोमेन तथा परिसर आदि के बारे में पढ़ा होगा। इसमें हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। पहला देखते हैं रिक्त संबंध। तो चलिए जानते हैं रिक्त संबंध क्या होता है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात R बराबर में फाई है, जो कि A क्रॉस A का एक सबसेट है, यानी उप समुच्चय। अगली परिभाषा देखते हैं। सार्वत्रिक संबंध। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात R बराबर है A क्रॉस A के। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि A किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, तब R बराबर A, B, जहां A B की बहन है द्वारा
प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। तो देखिए यहाँ पर स्कूल बालकों का है, यानी यहाँ पर लड़कियां नहीं हैं, और अगर यहाँ पर लड़कियां नहीं हैं तो ए बी की बहन है, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। यानी अगर हम बात करें कि एक स्कूल में सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं तो उस स्कूल के किसी दो विद्यार्थियों में ऐसा संबंध पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के भाई बहन हो, तो ये रिक्त संबंध कहलाएगा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। R डैश बराबर है a, b, जहां पर a तथा b की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। तो आप लोग जानते हैं 3 मीटर लंबाई कितनी होती है। हमें ये बताना है कि a तथा b दो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी ऊंचाइयों का बीच का अंतर 3 मीटर से कम है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सभी विद्यार्थियों के बीच का अंतर 3 मीटर से कम ही होगा। 3 मीटर से अधिक किसी भी दो व्यक्तियों की ऊंचाइयों का अंतर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के संबंध को हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। अब समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव कहलाता है यदि प्रत्येक स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी कि हर एक छोटा a बड़े A के समुच्चय में है के लिए a, R में बिलोंग करेगा। इसको हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। दूसरा परिभाषा है सममित यानी कि सिमेट्रिक। सममित कहलाएगा यदि समस्त a1, a2 बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए a1, a2 बिलोंग्स टू R से a2, a1 बिलोंग्स टू R प्राप्त होता है। यानी अगर दो कोई एलिमेंट समुच्चय A में है तो a1, a2 R में अगर है तो a2, a1 भी R में होगा। इसको भी हम एक उदाहरण से समझेंगे। थर्ड, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। संक्रामक कहलाएगा यदि समस्त a1, a2, a3 बिलोंग्स टू A के लिए a1, a2 बिलोंग्स टू R तथा a2, a3 बिलोंग्स टू R से a1, a3 बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। यानी कोई भी तीन एलिमेंट अगर कैपिटल A यानी कि समुच्चय A में है तथा A1 का संबंध A2 से है तथा A2 का संबंध A3 से है तो A1 का संबंध A3 से हो तो हम इसको संक्रामक कहेंगे। A पर परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह स्वतुल्य हो, सममित हो तथा संक्रामक हो। यानी जो ये तीन कंडीशंस हैं, ये तीनों अगर हैं तो हम ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में R बराबर T1, T2 इस प्रकार से परिभाषित है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। ये कैसा संबंध है? सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो चलिए एक एक करके तीनों को चेक करते हैं हम। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। माना कि T1 T में बिलोंग करता है, यानी कि T1 एक त्रिभुज है जो कि समुच्चय T में है। मान लेते हैं T1 त्रिभुज ABC है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप जानते हैं कि ये ऑब्वियस है कि त्रिभुज ABC अपने आप के सर्वांगसम होगा, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABC के। अर्थात हमें प्राप्त होता है T1 सर्वांगसम है T1 के। यानी अगर ये दोनों आपस में सर्वांगसम है तो ये इस संबंध को सेटिस्फाई करते हैं, यानी T1, T1 बिलोंग करता है R में।
तो संबंध आर स्वतुल्य है। चलिए अब चेक करते हैं क्या ये सम्मित है। माना कि T1 और T2 दो ऐसे त्रिभुज हैं जो समुच्चय T में है। अब T1 T2 बिलोंग करता है R के, यानी T1 सर्वांग है T2 के। अगर T1 T2 के सर्वांग है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि T2 भी T1 के सर्वांग होगा। और अगर T2 T1 के सर्वांग है अर्थात T2, T1 बिलोंग करता है R में, यानी संबंध R सम्मित है। तो यहां से हमने ये देखा कि हमें इस तरीके से सिद्ध करना है कि अगर T1 T2 के संबंधित है तो हम अगर ये सिद्ध कर पाए कि T2 भी T1 के संबंधित है तो ऐसे संबंध सम्मित कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। माना कि T1, T2, T3 ऐसे तीन त्रिभुज हैं जो समुच्चय T में बिलोंग करते हैं तथा T1, T2 बिलोंग करता है R में तथा T2, T3 बिलोंग करता है R में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि T1 सर्वांग है T2 के तथा T2 सर्वांग है T3 के। तो क्या आप जानते हैं सर्वांग के रूल्स को अगर हम जाने तो अगर एक त्रिभुज T1 T2 के सर्वांग है और T2 T3 के सर्वांग है, इसका अर्थ है कि T1 T2 के सर्वांग है तथा T2 T3 के सर्वांग है। यानी इससे हमें प्राप्त होता है कि T1 T3 के सर्वांग है। और अगर T1 T3 के सर्वांग है तो संबंध के परिभाषा के हिसाब से T1, T3 बिलोंग करता है R में, यानी संबंध R संक्रामक है। अब क्योंकि संबंध R स्वतुल्य है, सम्मित है तथा संक्रामक है, इसीलिए यह एक तुल्यता संबंध है। तो इस वीडियो में हमने संबंधों के प्रकार पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम फलनों के बारे में पढ़ेंगे, यानी फलनों के प्रकार पढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इस वीडियो में हम पुष्प, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पुष्प से। अब दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एक पुष्प का चित्र है जिसके अलग अलग भाग हैं। वृत्तिकाग्र, वृत्तिका, अंडाशय, परागकोश, तंतु, दल, बाह्य दल और पुष्पासन। अब दोस्तों, वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय मादा जननांग स्त्री केसर के हिस्से हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और परागकोश और तंतु नर जननांग पुंकेसर के हिस्से हैं। अब एक या उससे ज्यादा स्त्री केसर आपस में मिलकर जायांग बनाते हैं और इसी तरह से एक या उससे ज्यादा पुंकेसर मिलकर पुमंग बनाते हैं और बाह्य दल आपस में मिलकर कैलिक्स बनाते हैं और दल आपस में मिलकर कोरोला बनाते हैं। आइए अब हम पुष्प के नर जननांग पुंकेसर को समझते हैं। ये चित्र पुंकेसर का है, कितना सुंदर है ना ये। पहला है द्विपालिक संरचना वाला परागकोश और दूसरा है लंबा एवं पतला डंठल तंतु। जरा यहां देखिए, ये चित्र पुंकेसर का आपकी एनसीईआरटी किताब का है जिसमें कि मैंने परागकोश और तंतु को दिखाया हुआ है। और ये पुंकेसर तंतु की मदद से पुष्प से जुड़ा रहता है। यहां पर पराग सैक होता है जहां पर परागकण उत्पन्न होते हैं और इन्हीं पराग सैक में 4 लघु बीजाणुधानी होती है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक पराग कोश है और पराग कोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और ये लघु बीजाणुधानी टपिटम नाम की परत से ढके होते हैं। इन लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं की भित्ति कैलोस नाम की परत से बदल जाती है। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस से विभाजन होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लघु बीजाणु बनते हैं, जिन्हें हम लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्क कहते हैं। बाद में कैलोस की परत हट जाती है और स्पोरोपोलिन की परत इनके ऊपर आ जाती है। टपिटम परत भी अतिरिक्त स्पोरोपोलिन उत्पन्न करने लगती है और ये अतिरिक्त स्पोरोपोलिन लघु बीजाणु के ऊपर आने लगती है। अब लघु बीजाणु का जो केंद्रक होता है वो विभाजित होने लगता है, जिससे कि जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल बनता है और कायिक कोशिका यानी कि ट्यूब सेल बनता है और इसी को हम परागकण कहते हैं। और ये परागकण बाद में एक रेस्टिंग स्टेज में जाने लगता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझते हैं। अब इनमें 4 भित्ति परतें होती हैं, जो कि हैं अंतस्त्वचा यानी कि एपिडर्मिस, अंतःस्थीसियम यानी कि एंडोथीशियम और मध्य परत यानी कि मिडल लेयर। ये तीनों परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती है तथा परागकोश को फूटने में मदद करती है। इसकी आंतरिक परत को टेपिटम कहते हैं, जो कि विकासशील परागकणों को पोषण देती है। और सबसे अंदर की ओर माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। और दोस्तों ज़रा यहाँ देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी किताब का चित्र है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स यानी कि परागकण कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। अब दोस्तों आपको लघु बीजाणु जनन की परिभाषा जरूर याद रखनी है, जो कि है जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और परागकण को समझते हैं। ये नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। ये आमतौर पर गोलाकार होते हैं, जिनका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अब हम परागकण की परतों को समझेंगे। वो चीज़ हम इस चित्र से समझेंगे। इनमें 2 परतों वाली भित्ति होती है। बाहरी बाह्य चोल होती है, जो कि स्पोरोपोलिन से बनी होती है, और आंतरिक भित्ति अंतः चोल होती है, जो कि सेल्यूलोज तथा पैक्टिन से बनी होती है। और दोस्तों परागकण के बाह्य चोल में रंध्र होते हैं, जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। आइए अब परागकण की कोशिकाओं को समझते हैं। इनमें 2 कोशिकाएं होती है, कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल यानी कि जनन कोशिका। अब हम इनको समझेंगे। कायिक कोशिका बड़ी होती है, जिसमें कि प्रचुर खाद्य भंडार होता है।
एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक भी होता है। और दूसरी है जनन कोशिका, जो कि छोटी होती है, तुर्कु आकृति वाली होती है, जिसमें कि घना जीव द्रव्य होता है और एक केंद्रक होता है। आइए अब परागकण की कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। पॉलन जीवन क्षमता। परागकण की वो अवधि जिसमें वे अंकुरण करने की क्षमता बनाए रखता है, पॉलन जीवन क्षमता कहलाती है। ये क्षमता तापमान तथा आर्द्रता पर निर्भर करती है। जैसे कि चावल और गेहूं के परागकण में ये क्षमता 30 मिनट तक होती है, जबकि रोजेसी, लेग्यूमिनोसी तथा सोलेनेसी में महीनों तक ये क्षमता रहती है। पराग भंडार। पराग कणों को द्रव नाइट्रोजन में कई वर्षों तक भंडारित किया जाता है, जो कि बाद में फसल के उत्पादन में काम आती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पॉलन एलर्जी को समझते हैं। अब दोस्तों, परागकण एलर्जी करते हैं एवं श्वसनीय वेदना भी पैदा करते हैं, जो कि कभी कभी दमा और श्वसनीय शोथ आदि के रूप में विकसित हो सकती है। अब परागकणों के कुछ फायदे भी हैं, जिससे कि पराग उत्पाद यानी कि पॉलन उत्पाद बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह टैबलेट और सिरप बनाने के काम आता है और इससे खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। इस वीडियो में हमने पुष्प को समझा, जिसका हमने नर जननांग पुंकेसर के बारे में चर्चा करी और हमने परागकण के बारे में भी पढ़ा। दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के 2 टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया है। आप इनको ज़रूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी, भ्रूणकोश और परागण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आशा है आप सच का पाठ पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम पढ़ा। आज हमने क्लास 11th में मैथ्स का भाग 1 देखा और बायोलॉजी में जीव जगत का भाग 1। क्लास 12th में मैथ्स में संबंध एवं फलन पाठ की शुरुआत और बायोलॉजी में जीवों में जनन पार्ट 1 की शुरुआत करी। इन सब हमने रोचक प्रश्न भी बनाए। आइए अब देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। कल हम कक्षा 11 में केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान की कुछ मूल आए पार्ट 2 शुरू करेंगे। वहीं फिजिक्स में भौतिक जगत और मापन पार्ट 2 शुरू करेंगे। क्लास 12th में केमिस्ट्री में अवस्था का दूसरा भाग देखेंगे और फिजिक्स में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र दूसरा भाग देखेंगे। एक जरूरी सूचना, अभी के दिखाए गए एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर होगा। शिक्षा दर्शन डीडी राजस्थान सर्च करके आप इस तक सकते हैं। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव और अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, शिक्षा दर्शन राजस्थान @gmail.com।